मैम सिलेबस ना देखना सबसे पहली गलती है, प्लस पीवाईक्यू को ना देखना, और मैम सबसे बड़ी गलती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी ना शुरू करना। हेलो एवरीवन। आज मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है बिकॉज आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ माय स्टूडेंट बीपीएससी रैंक 1 श्रद्धा पांडे। हेलो श्रद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am. Thank you for having me here. ओके श्रद्धा, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी सबके मन में चल रहा है दैट इज अबाउट यूपीएससी। आप देख रहे हो यूपीएससी कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इस बार का क्वेश्चन तो आपने देखा ही। तो ऐसे में जब इतना अनप्रेडिक्टेबल है क्वेश्चन पेपर और जब लोग क्लियर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो कैसे अपना यूपीएससी से वो स्टेट पीसीएस में स्विच करें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि उस चीज को वो कर पाए? आप थोड़ा सा बताएंगे? यस मैम। मैम जैसा ये चीज़ मैंने भी फेस की है 2023 में। यूपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट था और उस बार के पेपर में आपने भी देखा होगा कि कैसे एक नया पैटर्न ही इंट्रोड्यूस हो गया था। जैसे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और ओनली 1, ओनली 2 ऐसे टाइप के ऑप्शंस उसमें बहुत ज़्यादा थे। और उसकी वजह से मैंने तैयारी तो वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, बट मैं उसमें प्री क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। और फिर मेरे घर की भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी और जिसकी वजह से मुझे लगा कि यूपीएससी मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ और मैं स्टेट पीसीएस पे फोकस करती हूँ, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद मुझे स्टेट पीसीएस ज़्यादा डुएबल लगने लगा। तो उसके लिए मैंने स्विच अच्छा। किया। तो जिन भी ओके। एस्पिरेंट्स को डाउट है ऐसा कुछ, अगर उनकी कंडीशंस उनको अलाउ करती हैं, उनको फैमिली से सपोर्ट है, सब कुछ सही है, तो आप बिल्कुल यूपीएससी को पैटर्न में चेंजिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। पर अगर कोई और इश्यू आता है, तो आप अदर बैकअप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी तो जैसा चल रहा है, आई रियली फील कि एक प्लान भी तो जरूरी है। ओके। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चों के मन में है दैट इज कि क्या होता है, वो मोस्टली यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर बीच में ऑल ऑफ अ सडन दे हैव टू स्विच टू स्टेट पीसीएस। तो अब वहां पे क्या होता है, उनका प्रिपरेशन बहुत अलग हो जाता है। तो फिर वो कैसे इंटीग्रेट करें इन दोनों को? कई बार क्या होता है, यूपीएससी के नोट्स को फिर उसमें मतलब क्या ऐसा चेंज करे कि उसको यूटिलाइज कर सके, या फिर आप बोलोगे कि स्टेट पीसीएस के लिए अलग से ही उनको पूरा नोट्स बनाना है? व्हाट विल यू सजेस्ट? हाउ डू दे इंटीग्रेट दिस? मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का एक फ़ायदा होता है कि जो क्वालिटी जो कंटेंट हम स्टेट पीसीएस के आंसर में लिख सकते हैं, वो सिर्फ स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करने पे नहीं हो सकता। और हम जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स यूपीएससी में पढ़ते हैं, प्लस अच्छे-अच्छे कोचिंग के मटेरियल्स वगैरह, नोट्स, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं यूपीएससी के लिए, तो वो सब कुछ हमको स्टेट पीसीएस में हेल्प ज़रूर करता है। और जो हमारा यूपीएससी का नोट्स है, चाहे वो प्री के लिए हो, हम उसको स्टेट में बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये है कि स्टेट में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो कभी-कभी यूपीएससी के नोट्स में हम वैसे डायरेक्ट चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो जहाँ पे हमको नीड है पीवाईक्यू और सिलेबस को देखते हुए, हम वो इंक्लूड कर सकते हैं। और स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें हम ज़रूर उसको अलग से पढ़ सकते हैं। और प्री ओके, में तो ये मतलब होता है बेस कि नोट, मतलब बेस नोट यूपीएससी का ही रहेगा और उसमें आप बोल रहे हो कि जो स्टेट स्पेसिफिक चीजें हैं वो हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट? बिल्कुल मैम। ओके ओके, और क्या बोल रहे थे आप? मैम जैसा कि यूपीएससी प्री कॉन्सेप्ट हैवी होता है, पर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में हमसे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया है। एग्जैक्टली। तो प्री के टाइम पे हम घटना चक्र एक बुक आती है एमसीक्यू की, जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं। कई स्टेट्स के होते हैं या उसमें सेम स्टेट के अलग-अलग एग्जाम्स के भी होते हैं क्वेश्चन, तो उससे हमारा फैक्ट भी तैयार हो जाता है। तो आप एक किसी भी स्टेट के प्री के लिए आप घटना चक्र भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बेसिक मटेरियल्स के साथ। ओके। अक्सर ये परसेप्शन रहता है लोगों का कि जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो टॉपर बन जाते हैं, तो वो एक्चुअल में कोचिंग किए होते हैं, बट वो क्या करते हैं, झूठ का ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई है इसमें? क्या वो जेन्युइनली सेल्फ स्टडी किए हैं, या फिर बस इमेज के लिए वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं किया है, सब सेल्फ स्टडी से किया है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैम जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और सबको कोचिंग करते देख के या कोचिंग का ऐड या किसी भी स्टूडेंट को देख के हमको भी लगता है कि कोचिंग जॉइन करनी चाहिए, वो फोमो में हम जॉइन कर लेते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि वो हमारी हेल्प कितना कर रहा है, क्या जिसने भी कोचिंग किया है वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा है या उन्होंने क्या-क्या सब्जेक्ट के लिए कोचिंग की है। और मेरा मानना है कि टॉपर्स अगर ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया है, तो हो सकता है एक रीज़न ये भी कि वो चीज़ें उनको हेल्प ना की हों, इसलिए वो ये भी कह रहे राइट। हों। और हम ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने खुद से ही सारी चीज़ें की हैं। उसमें हम ऑनलाइन यूट्यूब का, टेलीग्राम का, गूगल का, ये सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। और अगर हमको कोई अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, तो हमें वो भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बिना किसी के हेल्प के ये चीज़ें
लेकिन सेल्फ स्टडी से मतलब ये होता है कि हमने अपनी पढ़ाई ज़्यादा मेहनत हमारी खुद की रही है। ये सारी चीज़ें हैं। गॉट इट। तो श्रद्धा, सेल्फ स्टडी के दौरान कई बार क्या होता है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे हमें सब चीज इंटीग्रेट करना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी फील करते हैं, एकदम लोग की कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्विट करने का मन करता है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक, एक मेंटोर का क्या काम है? एंड आपको क्या लगता है, आपके जो पूरे प्रिपरेशन फेज में किस पॉइंट पे आपको मेंटोरशिप की सबसे ज्यादा नीड हुई और हेल्प हुई आपकी? मैम जैसा हमें एग्ज़ाम से पहले समझ में नहीं आता, बिना एग्ज़ाम दिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या था, नीड कैसा था, उसको कैसे करना है, और प्री के टाइम से ही वो ऑप्शंस को क्या सोच के टिक किया है, वो हमको पता होता है। तो उसमें तो मेंटोर की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, लेकिन मेंस के टाइम पे आंसर राइटिंग में कि कैसे वो स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा बैरियर तो यही है। मेरे लिए भी था, क्योंकि मैंने यूपीएससी 2023 में दिया तो था, पर मैंने पहला आंसर अपना 1 जून 2024 को लिखा था। तो मैंने एग्ज़ाम के 1 साल बाद लिखा था, तो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि आंसर राइटिंग लिखें कैसे। मैं किसी टॉपर का आंसर देखती थी, को टोटैलिटी में देखा करती थी कि कैसे एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिख लिया है। तो मैम यहीं पे मेरे लिए मेंटोर का रोल, जो कि आप मेरी मेंटोर थी, आंसर राइटिंग मैंने आपके गाइडेंस में आने के बाद ही स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ा रोल आपने प्ले किया है। और क्योंकि आपने ही जैसे बताया कि एक क्वेश्चन को कैसे सब पार्ट्स में डिवाइड करके देखना चाहिए, कि उसमें क्या-क्या पूछा गया है, कैसे हमको फिर क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है, हमको वो इंट्रो में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद कैसे अलग-अलग सब पार्ट्स में डिवाइड करके डेटा, फैक्ट, और जैसा आप ब्राउनी पॉइंट्स बताती थी, जो कि हमारे क्वेश्चंस को दूसरे आंसर से अलग बनाता है, वो अलग सारी चीज़ें। बनाता है, यस। वो सारी चीज़ें। और मैम अभी मेरे पास मेरी पहली कॉपी है, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। तो इसमें फर्स्ट पेज पे अच्छा। आपका पहला लेक्चर यही था कि जैसे जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, डिस्कस, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज़, कमेंट, एग्जैक्टली। एग्ज़ामिन, एन्यूमरेट, तो ये सब का मतलब अलग-अलग होता है। हम एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते। तो कीवर्ड आइडेंटिफ़ाई करके कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे हम उसको इलैबोरेट करेंगे अपने आंसर्स में। और उस जैसे कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर का जो क्वेश्चन है, आपने बताया कि उसमें पहले हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमको दोनों ही बताने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ही जुड़ के हमको समझ में आया, आपके गाइडेंस में ही पता चला। इसके लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच श्रद्धा। एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो ट्रांसफॉर्मिव के पार्ट थे और जिन्होंने भी मेरी आंसर राइटिंग प्रोग्राम देखी है, तो आई एम श्योर आप सब कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से कि कैसे यस, ये ब्राउनी पॉइंट्स या डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मैं समझाती थी। सो अगर आप भी उसके पार्ट हो तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप कौन से ग्रुप से थे या फिर आपको कितना हेल्प हुआ। ठीक है। मैम मैम एक्चुअली, और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैं भूल गई। जैसे आंसर लिखने में हमने ये तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हमको वो आंसर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है और क्या-क्या लिखना है। पर उसके बारे में आपने ये चीज़ बताई थी कि हमको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक रफ पेज पे हम इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न में, कि हम उसको किस-किस डायमेंशन में लिख सकते हैं। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में ये मैटर नहीं करता कि हम टाइम कितना ले रहे हैं एक आंसर लिखने में, हमको वो स्टार्ट करना है। तो वो राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट और ब्राउनी पॉइंट्स वाला पार्ट, जो हमारे आंसर्स को अलग बनाता है, हमें एक्स्ट्रा एज गेन करने में हेल्प करता है, वो सब मैंने आप ही से सीखा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू सो मच। अभी बीपीएससी की प्रीलिम्स आ रही है नेक्स्ट मंथ। यूजुअली क्या हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सब यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही यूपीएससी खत्म हुआ और फिर वो पेपर तो जैसा था आपको पता ही है, तो उसके बाद क्या हुआ, सडनली ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव स्विच टू बीपीएससी। तो इसमें आप क्या बताओगे, जैसे कि अभी ये जो एंड मोमेंट है ना, 26 जुलाई को एग्जाम है, तो ये एंड मोमेंट में आपके हिसाब से अभी उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि उनके चांसेस टू क्लियर बीपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सके? कैन यू टेल मी? यस मैम। मैम जैसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, और उन्होंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ पढ़ रखा है। करंट अफेयर्स भी उनका तैयार है। बस बीपीएससी के लिए 1 महीने का समय है, तो उसके लिए हमें अब कॉन्सेप्ट के साथ-साथ फैक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। हमें पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब प्रैक्टिस करके, और बिहार स्पेसिफिक डेटा को, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर हो गया, या बिहार का स्टैटिक पोर्शन हो गया, तो उस पे फोकस कर सकते हैं। और बिल्कुल उसका पीवाईक्यू लगा के, ताकि हमको समझ में आए कि वो सेम टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। इससे उसका आइडिया हो जाएगा। तो अभी और एंड मैम मोमेंट उनको ये स्पेसिफिक चीजें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। यस, हाँ जी, यस मैम। और क्या? और जैसे कि बीपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इसका वेटेज ज़्यादा होता है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसा पॉलिटी और इकोनॉमी हो गया। तो हम ये तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए कोई भी ईयरली मैगजीन की कंपाइलेशन जो बीपीएससी के लिए आती हो,
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने एडुटेरिया की करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो की हुई थी, और बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक स्टैटिक बुक जिसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब का डेटा हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी से इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी की तरह इसमें क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमी में, तो आप वो चीज़ों को देख सकते हैं। परफेक्ट। तो आई होप आप में से जो कोई भी अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्लीज कोशिश करें कि जो मैम ने प्रायोरिटाइज किया है, जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स मैम ने बताया है, उन सबको प्रायोरिटी पे रखें और वैसे प्रिपेयर करें, ठीक है? बिकॉज देखो, हार्ड वर्क सब करते हैं, एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ स्मार्ट यू वर्क, राइट? जो अभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, राइट? तो जितना शॉर्टकट, जितने स्मार्टली आप कर सको, उस हिसाब से पीवाईक्यू एनालाइज करके थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करो। ओके श्रद्धा, सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो बहुत सारी गलतियां करते हैं जो उनको खुद रियलाइज नहीं होता है। पर आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आप अपने प्रिपरेशन फेज को देखकर आप वो क्या गलतियां हैं जो कुछ पॉइंट आउट करना चाहती हैं, और आप वो कोट करना चाहती है कि जो भी स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, वो बहुत कॉशियस रहें और वो ये गलतियां कभी और रिपीट ना करें। मैम, सिलेबस ना देखना सबसे पहली गलती है। इसको Right. क्योंकि इसको मैंने अपने एग्जाम में फेस किया था। यूपी पीसीएस मेंस में एक स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया था, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मैंने सोचा कि ये है कहाँ पे, स्मार्ट सिटी पढ़ा है पर स्मार्ट विलेज नहीं पढ़ा। तो क्योंकि मैं घर आके जब मैंने देखा तो वो सिलेबस में लिखा हुआ था, तो एक सबसे बड़ी गलती ये है। प्लस पीवाईक्यू को ना देखना। हम नोट्स बनाते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो बिना पीवाईक्यू को ध्यान में रखे हुए अगर हम नोट्स नहीं बना सकते, एग्जाम की डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकते। और मैम, सबसे बड़ी गलती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी ना शुरू करना। आप पहला आंसर अपना जब भी स्टार्ट करें, किसी को ना दिखाएं, आप खुद के लिए लिखें, उसको खुद लिख के उसको कहीं पे रख दें। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे ही इम्प्रूव करेंगे। पहले दिन से और 10वें दिन पे आपके आंसर में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। हमें प्री होने का या मेंस का वेट नहीं करना चाहिए। राइट। तो श्रद्धा, फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अभी करंट स्टेटस है, जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि यूपीएससी करें या स्टेट पीसीएस करें या दोनों पैरेलली करें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि उनको कब स्टार्ट करना चाहिए इन दोनों का प्रिपरेशन, सेपरेटली, पैरेलली, कैसे वो इंटीग्रेट करें इन चीजों को? मैम, यूपीएससी का एग्जाम आने वाले हर साल में अनप्रिडिक्टेबल और पिछले साल से और टफ होता जा रहा है। और रही बात स्टेट पीसीएस की, तो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जाम को कंप्लीट होने में, स्टेट के एग्जाम को 2.5 साल का वक्त लग गया। तो जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनको फैमिली का सपोर्ट है और कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तो आप बिल्कुल सीरियस अटेम्प्ट दीजिए यूपीएससी के। आप पहले 2 अटेम्प्ट दे दीजिए, अगर कोई इशू आता है तो उसके बाद एक बैकअप के तौर पर आप स्टेट पीसीएस को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। और क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में हम किसी एक एग्जाम पर रिलाई करके नहीं रह सकते हैं, हमको एक बैकअप की जरूरत होती है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए भी, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी होती है। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी एक पर फोकस कर सकते हैं या दोनों को साथ साथ लेकर भी चल सकते हैं। राइट। ओके देन, थैंक यू श्रद्धा फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आपने जो भी ऑनेस्टली सब चीज शेयर किया, आई थिंक सो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इन सब चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट कि अभी क्योंकि हाई टाइम है, थोड़ा स्मार्टली आप प्रिपेयर करो, जैसा मैम ने बताया है वैसे ही थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करो। एंड एक लास्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज, याद रखना बच्चों, परफेक्शन इज अ मिथ। तो अगर आप में से किसी को भी आंसर राइटिंग करना है या कुछ भी स्टार्ट करना है, तो जस्ट स्टार्ट इट। ये मत सोचो कि हम फर्स्ट डे ही एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो एक बार बस स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, उसके बाद विथ टाइम उसको और इम्प्रूव आप करते जाना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू Okay, सो sure. मच। मैम, जैसे इवन आफ्टर राइटिंग इन माय रियल एग्जाम, मुझे लग रहा था कि मैं और बेटर कर सकती थी अपने आंसर्स में। तो इसलिए परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमको प्रैक्टिस वो चीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड थैंक यू वंस अगेन मैम, क्योंकि मेरा वो जो एक बैरियर था आंसर ना लिखने का, वो आपकी वजह से ही दूर हो पाया और मैंने उसमें Thank you. बहुत अच्छा मैं कर पाई। और आप अभी तक 2024 से अभी तक आप मुझे गाइड करती आ रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Shraddha. Thank you for such a wonderful session. Thank you, everyone.